हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई रिएक्शन जिसका नाम है कोरे-हाउस सिंथेसिस। कोरे-हाउस सिंथेसिस के अंदर आपका एक रिएजेंट बनता है, इसका नाम है गिल्मांस रिएजेंट। ये बहुत ही फेमस रिएजेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कई तरह की रिएक्शंस को करवाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कोरे-हाउस सिंथेसिस होती क्या है। तो कोरे-हाउस सिंथेसिस में हम यूज करते हैं एक एल्किल हैलाइड, जैसे कि हमने लिया RBr, और साथ में हम डालते हैं Li इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हम यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते, वरना यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने का खतरा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ईथर लेते हैं इसके सॉल्वेंट। अब होगा ये कि 2 लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 2 लिथियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास? R के पास। R के पास जैसे जाएंगे तो R की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो Br को यहाँ जाना पड़ेगा। तो R बन चुका है माइनस, Br भी बन चुका है आपका माइनस। 2 लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 लिथियम बन चुके हैं Li प्लस। एक Br को एक Li सेटिस्फाई करेगा और दूसरे R को दूसरा Li सेटिस्फाई करेगा। तो आपका बन गया RLi और RBr, LiBr, जो कि फर्स्ट स्टेप था। अब आते हैं सेकंड स्टेप की बात। सेकंड स्टेप में जो आपका RLi फॉर्म हुआ है वो अटैक करता है CuI पे। अब RLi बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा आयनिक है। आयनिक होने की वजह से तुरंत हमला बोल देता है CuI के ऊपर। ये जैसे अटैक करेगा CuI के ऊपर, होगा ये कि Cu पे अटैक होते ही ये बन जाता है RCu और साथ में बन जाएगा आपका एक LiI। लेकिन अगर आपने 2 इक्विवेलेंट यूज कर ली RLi के, तो होगा ये कि जो RCu है, RLi प्लस RCu दोनों मिलकर बना लेते हैं R2CuLi। ठीक है, इसी को आप बोलते हो गिल्मांस रीजेंट। पर हाँ, अगर आप इसके RLi के 2 इक्विवेलेंट यूज न करो तो होगा ये कि नीचे वाली रिएक्शन हो जाएगी जिसमें आपका RCu बनेगा। RCu या R2CuLi दोनों जो है बहुत ही सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। अब जरा हम बात करते हैं इनके बारे में। मैं पहले बात कर लेता हूं R2CuLi के बारे में। RLi भी RCu भी ऑलमोस्ट ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे R2CuLi करता है। ठीक है, बस एक आध केस को छोड़ दिया जाए तो हम बात करते हैं R2CuLi के बारे में। पहले बातें R2CuLi बनाएंगे कैसे? 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको RLi के और उसको CuI पे अटैक कराना पड़ेगा। इसी रिएक्शन का नाम इन्हीं 2 स्टेप्स से मिलकर बनी है आपकी कोरे-हाउस सिंथेसिस। R2CuLi जो है, पहली बात, कॉपर और R का जो बॉन्ड है, आप ध्यान रखिए, कॉपर R का जो बॉन्ड यहाँ बना हुआ है ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही कोवेलेंट है। कोवेलेंट होने की वजह से ये जल्दी टूटता नहीं है, और अगर इसको कभी भी देना पड़ेगा R तो ये सिर्फ एक ही बार R देगा, और अगर इसको हमला कराना पड़ेगा तो हमला ये उस सेंटर पर कराएगा जहां पर सॉफ्टनेस ज्यादा होगी या जहां पर चार्ज कम होगा। क्योंकि ये खुद एक सॉफ्ट है तो इसको सेंटर भी सॉफ्ट चाहिए, जिसको हम आगे पढ़ के आगे देखेंगे वो माइकल एडिशन करने में यूज होगा। तो CuR में जो R है, बेसिकली अगर चार्ज की हम बात करें तो R पे माइनस चार्ज ही तो है, और जो R माइनस होता है ये क्या होता है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है, हालांकि एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है पर फिर भी है तो न्यूक्लियोफाइल। तो ये पहला काम जो करेगा ये करेगा, ये एक बेस भी है, क्योंकि कार्बन पे जो नेगेटिव आ गया तो ये बेस भी बन जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, R2CuLi का जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है एक्ट एज अ बेस। अगर ये बेस है तो सबसे पहले ये एसिडिक प्रोटॉन खींचेगा। किस किसका? O से लगा हुआ H, N से लगा हुआ H, ट्रिपल बॉन्ड C से लगा हुआ H, X से लगा हुआ H, साइनाइड से लगा हुआ H, HCN वाला। ठीक है, साइनाइड से लगा हुआ H। इन H को ये सबसे पहले खाता है और हाइड्रोजन गैस RH हाइड्रोकार्बन इवॉल्व कर देता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर आपको लगे गिल्मांस रीजन पड़ा हुआ है और साथ में एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास हीट्रो एटम है, तो समझ जाइएगा आप वहां पर RH ही बनेगा, जैसा कि ये RLi या RMGS के केस में भी होता है। ठीक है, तो ये तो पहला काम था कि यहाँ पर जो आपका ये जो गिल्मांस रीजेंट है ये बेस का काम करता है। इसके अलावा और ये क्या क्या काम करता है, यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है, जब हम इस गिल्मांस रीजेंट को यूज करते हैं तो अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं रखा तो ये बड़ी धमाके के साथ रिएक्शन करता है। तो इसलिए आप देखोगे जब इसकी रिएक्शन को पढ़ोगे तो यहाँ टेम्परेचर को काफी कंट्रोल किया जाता है। -78 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर को रखते हैं, वरना रिएक्शन आग लगा देगी। ये बहुत धमाके के साथ होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो है एक्ट एज अ बेस। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, अगर कई बार ये भी देखा गया है कि एग्जामिनर जो होता है वो गिल्मांस रीजेंट अलग अलग टाइप से देता है, मतलब मिक्स्ड गिल्मांस रीजेंट भी बनते हैं। जैसे R है ना, R हो सकते 2 अलग अलग टाइप के R हो R2CuLi में, तो R अगर डिफरेंट हुए तो कौन सा R हमला करेगा ये हमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम इसमें, हमें नहीं पता चलता हम कौन से R से हमला करवाएंगे। तो बड़ा आसान है इसको पहचानना। तो देखिए ये ऑर्डर है अटैक करने का। इसमें सबसे पहले वो अटैक करना चाहेंगे जो नेगेटिव चार्ज को आराम से रख लेते हैं, तो उसमें विनाइलिक सबसे पहले हमला करेगा, एरोमेटिक बाद में आएंगे। तो आप देख सकते हो विनाइलिक वाला पहले है, फिनाइल हुआ, थायोफिन हुआ, फिरान हुआ, ये सब तो बाद के हैं, ये पहले अटैक नहीं करते हैं। तो पहले अटैक करेगा विनाइलिक, फिर फिनाइल आएगा और MEET और एल्किल ग्रुप ही आएंगे। तो उसमें हल्का वाला एल्किल ग्रुप पहले हमला करेगा, जो लेस स्टेरिकली हिंड्रेड है, या आप कह सकते हो जिसका कार्बोनाइल ज्यादा स्टेबल है। वो जो बिल्कुल नहीं करेंगे वो ये हैं आपके SR, NR2 साइनाइड और C ट्रिपल बॉन्ड CR। ये हमला बिल्कुल करते ही नहीं है। ठीक है,
तो इनको तो यूज़ करते नहीं है, इनको तो लिखना भी नहीं चाहिए हमें कि ये अटैक करेंगे। ये जनरली डमी वाले टाइप के हैं, दिखाने के लिए होते हैं, ये अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। तो अटैक वर्क की टेंडेंसी ये है कि अगर आपको पेपर में कभी मिक्स्ड गिलमान दे दे तो किसको अटैक कराओगे आप, इसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप अटैक कराओगे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें गिलमास किसके रूप में एग्जामिनर दे सकता है, हो सकता है लिख दे R2CULI नंबर 1, तो आपको दिखी जाएगा RCUCNLI ऐसे लिख के देता है कई बार RR-CULI, ये तो मिक्स्ड हो गया वैसे भी, इसमें देख लेना इस ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है वो हमला करेगा। R2CUCNLI2 ऐसा हो सकता है, या RMG के साथ कॉपर पड़ा होगा तब भी आपका R2CUMG बन जाएगा, वो भी गिलमान ही है एक तरीके से। तो ये सब एग्जामिनर दे सकता है आपको, ये सब रीजेंट एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है। उसके बाद जो उसका अगला काम है वो है SN2, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। पहला काम इसका बेस का था, दूसरा काम इसका न्यूक्लियोफाइल का है। जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो याद रखना है आपको ये SN2 के अकॉर्डिंग करता है। मतलब मान लो मेरे पास आया R2CULI, तो जो R आएगा इसका, वो अगर ये ग्रुप जाने वाला ग्रुप आगे है तो आने वाला कहाँ से आएगा, बैक साइड से आएगा, ठीक है। तो SN2 करेगा, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद और SN2 होगी तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में ही होगी, 3 डिग्री के अंदर ये एलिमिनेशन कर देता है, तो 3 डिग्री के अंदर आप इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हैं तो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में हमेशा ये सॉफ्ट अटैक ही करेगा, मतलब हमेशा ये माइकल एडिशन ही देगा। मतलब आप इसे बोलोगे कि ये हमेशा 1-4 एडिशन करेगा। 1-4 का मतलब होता है 1 2 3 4, 1 और 4 पोजीशन पे एडिशन हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास R2CULI है तो इसका जो R नेगेटिव आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और O पे लग जाएगा आपका कॉपर, ठीक है। तो आप इस तरह से O पे आप कॉपर लगा दीजिए, यहाँ पर आप R लगा दीजिए, बाद में इसको टोटमराइज करके आप फिर से कीटोन बना दीजिए। आप इतना लंबा मैकेनिज्म करो, इससे अच्छा बेटर है आप शॉर्ट में चले जाओ, वैसे लंबा करोगे तो ऐसा बन जाएगा, बस यहाँ ऐसे लग जाएगा। मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं है, इसकी सेकंड स्टेप में वाटर डाला जाता है वर्कअप के लिए, ठीक है, वरना ये कॉपर हटेगा ही नहीं। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको लगे कभी कॉन्जुगेट कंपाउंड है आपके पास, या कोई साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं हम, अगर साइक्लिक सिस्टम है हमारे पास और आपको अटैक कराना है तो बस इतना कीजिए, आप R2CULI में जो R नेगेटिव इसका हमला यहाँ कराइए और माइनस वाली जगह पे H+ का अटैक करा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर H लगा दीजिए, यहाँ पर R लगा दीजिए, इसे कहते हो आप कि ये हुआ है 1-4 एडिशन, ठीक है। मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं किया है, पहले ये ऊपर तक जाएगा, फिर O नेगेटिव वापस आके टोटमराइज करता हुआ वापस H लगेगा, ठीक है। तो ये 1-4 एडिशन करता है, सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करता है, क्योंकि ये खुद भी एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल भी है। ये बहुत बेमन से जाना चाहता है, इसका मन नहीं होता अटैक करने में, ठीक है। तो ये 1-4 एडिशन करता है। हाँ, कहाँ पर कहीं एक ही केस ऐसा है जब 1-2 भी कर गया ये, वो कौन सी जगह है, यहाँ अगर Ca लगा हुआ है, अगर यहाँ पर Ca लगा हुआ है तो यहाँ पर तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, यही नहीं कोई भी, सारे न्यूक्लियोफाइल 1-2 एडिशन ही करते हैं, ठीक है। सी हो जाना पड़ेगा। रीजन इज कि यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप इतना तो चेक कर ही लेंगे कि कहीं यहाँ पर CO के साथ क्लोरीन तो नहीं लगा रखा। तो ऐसे केस में तो आप सोचना ही नहीं कि कोई 1-4 भी करेगा, ऐसे केस में हमेशा 1-2 ही होता है, यही हमला होता है, ठीक है। बाकी केस में आपको देखना पड़ेगा कि सॉफ्ट डाला है आपने, या हार्ड डाला है, या भारी डाला है, या कैसा डाला है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। तो 1-4 एडिशन ही होता है, एक्सेप्ट COCl वाला जो कंपाउंड है उसमें, ठीक है। 100% SN2 प्राइम, एलाइलिक हैलाइड्स हो, एलाइलिक टोसाइलेट्स हो, एलाइलिक मेसाइलेट्स हो, एलाइलिक लिविंग ग्रुप्स हो, एलाइलिक OAC हो, एलाइलिक इपॉक्साइड्स हो, ऐसे केस में हमेशा ये फार एंड पे अटैक करेगा, मतलब SN2 प्राइम वाले रिएक्शन से जाएगा। मतलब क्या है इस बात का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपके कोई लिविंग ग्रुप है, लिविंग में कौन सा होता है, क्लोरीन, OTS, OMS, OAC, ये सब ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप्स में। तो ऐसे केस में जब भी आपका कॉपर अटैक करता है, तो कॉपर अटैक जो करता है याद रखिएगा R2CULI, तो ये R इस एंड पे आएगा। अच्छा, यहाँ कोई अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर मान लो ये आगे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कार्य सेंटर मान लेते हैं, तो अगर ये आगे है तो R जो आएगा वो बैक साइड से ही आएगा, ये पीछे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, उसके धक्के से इसको जाना पड़ेगा, फार एंड पे अटैक होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसी मैकेनिज्म का नाम होता है SN2 प्राइम। प्राइम का मतलब फार एंड, एलाइलिक का जो फार एंड है उस पर अटैक करेगा, न कि आप यहाँ लगा रहो, जहाँ Cl लगा हुआ है उसी जगह पे अटैक कराओगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। R2CULI हमेशा फार एंड पे अटैक करता है, दूसरे वाले एंड पे अटैक करेगा एलाइलिक सेंटर पे, और वो भी स्टेरिक लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन से। अगर ये आगे है तो पीछे आएगा, अगर जाने वाला ग्रुप पीछे है तो आने वाला वो फ्रंट से अटैक करेगा R जो है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फार एंड से अटैक करना है, न कि आप जहाँ Cl लगा, SN2 नहीं कराना है, कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम इस तरह से चल सकते हैं। सिन एडिशन, एल्काइंस अगर दे रखी हैं आपको तो एल्काइन में आप सिन एडिशन कर देना बस। जैसे मान लो ये है तो आप धक्का, R का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो C+CH, यहाँ प्लस आ गया या माइनस आ गया, माइनस पे लगा दीजिए कॉपर को और यहाँ लगा दीजिए R को, ठीक है, सिंपल। आप इस तरह से बाद में आप वर्कअप करोगे तो कॉपर हट के H लग जाएगा।
तो सिन एडिशन करता है ये एल्काइंस में। हाईली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। अगर एक से ज़्यादा सेंटर मौजूद हुए तो बस ये एक ही बार हमला करना होता है। तो ये वो सेंटर ढूंढता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। जैसे सी और एक एस्टर है, एक Cl है, तो आप जानते हो Cl का माइनस इफेक्ट बहुत डोमिनेंट होता है। तो जो भी R2COL का R नेगेटिव आएगा वो COCl पे आएगा और इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, धक्के से। इसके नॉन बॉन्डिंग में आएंगे वापस लौट के और Cl को बाहर कर देंगे, तो Cl की जगह पे R लग जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों में मत करा देना और दोबारा मत करा देना। एक ही बार अटैक करता है, ये काफ़ी सॉफ्ट है, एक बार आ गया यही बहुत है, ठीक है। ये दोबारा आते का नाम नहीं लेता, ग्रेनाड की तरह या RLI की तरह नहीं है कि बार बार हमला करता रहे जब तक एल्कोहल ना बन जाए। तो एक ही बार अटैक कराना है और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, वहीं पर हमला कराओगे, ठीक है। कॉन्जुगेट कंपाउंड में आपको पता ही सॉफ्ट में अटैक कराना है। विनाइलिक हैलाइड्स के अंदर आपको रिटेंशन मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि आपके पास मान लो ये विनाइलिक हैलाइड है, तो जहाँ Cl है वहीं पर आप R लगाओगे। भाई आपने R यहाँ डाला है R2CLI, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ Cl है वहीं R लगा दीजिए, ठीक है। इसमें स्टीरियो चेंज नहीं करना आपको, ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांस है तो ट्रांस बना दीजिए, अगर सिस है तो सिस कर दीजिए, स्टीरियो रिमेन सेम। ये भी हो गया पॉइंट। साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन अगर आपको आते मिलती है तो आप वहाँ बड़ा ध्यान रखिएगा। साइक्लोहेक्सेन हो, साइक्लोहेक्सिनोन हो, या साइक्लोहेक्सेन का मतलब यहाँ साइक्लोहेक्सिनोन्स है, कॉन्जुगेट कीटोन्स, क्योंकि यही सॉफ्ट सेंटर पे अटैक होना है। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा कहीं कोई कार्य सेंटर तो नहीं गिवन है। भाई यहाँ कार्य सेंटर गिवन हो, यहाँ कार्य सेंटर गिवन हो, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच काम करेगी। इसके अंदर 99% केसेस में स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग काम करता होता है। तो अगर मान लो ये ग्रुप दिया हुआ है आगे, तो अटैक कहाँ से होगा? R नेगेटिव का बैक साइड से। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से आपको काम करना है। जैसे ये आगे है तो आने वाला पीछे से आएगा। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर ये नहीं हुआ, मान लो यहाँ हुआ, ये आगे है, तो अटैक कहाँ से होगा? पीछे से होगा, ठीक है। तो आप यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच ही लगाओगे। हाँ, हालांकि ये कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। कॉन्सेप्चुअल बात इसके अंदर आपको दो चीजों को ध्यान रखना होता है। यहाँ पर एक तो आपको एलाइलिक स्ट्रेन को मद्देनजर रखते हुए आपको अटैक कराना होता है, और एक आपको 1,3 डाइक्सियल से भी बचते हुए जाना होता है। मैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, वरना उससे आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं कौन अटैक करेगा। तो आप ये याद रखिए, 99% क्वेश्चन आपके सही होंगे अगर आपने स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच लगाई। 1% गलत होता है, वो 1% बस ये वाली बात है कि अगर साइक्लोहेक्सेन्स में इस वाली पोजीशन पे स्टीरियो दे रखी है, यहाँ पर मान लो कोई स्टीरियो दे रखी है और आपको अटैक कराना हो, तो बेसिकली होता क्या है कि ये होता है ई पे, और यहाँ जब अटैक होता है आर का तो एक्सियल से होता है। क्यों एक्सियल से होता है? ड्यू टू एलाइलिक स्ट्रेन, और 1,4-EA सिस होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप गलत हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो बस इस पोजीशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आ रहा है तो बैक साइड से आएगा, ठीक है। बाकी हर जगह 99% क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने भीड़ वाला कॉन्सेप्ट लगाया तो। अगर कोई सेंटर दिया है और वो आगे है तो पीछे से कराइए, पीछे है तो आगे से कराइए। साइक्लोपेंटेन में तो टेंशन है ही नहीं, इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस ही लगाना आप। यहाँ पर कोई सेंटर दिया हो तो पीछे से कराओ, भाई पीछे दिया है तो आगे से कराओ, आगे दिया तो पीछे से कराओ, यहाँ पीछे दिया है तो आगे से कराओ, आगे दिया तो पीछे से कराओ। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ही लगानी। मतलब 99% क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच को यूज किया तो। 1% आपको मैंने बता दिया, वो कौन सी है? वो ये वाली को बस कॉन्सेप्ट है। यहाँ कोई सेंटर दे रखा है तो ऐसे केस में आप सिस वाला ही बनता है। अगर आगे है तो आगे से हमला होता है, पीछे है तो पीछे से ही होता है, ठीक है। तो ये वाली बात भी हो गई। साइक्लोहेक्सेन्स और साइक्लोपेंटेन्स में काम करी जाएगा ये। ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, अगर कोई इपॉक्साइड दे रखी है और आप गिलमांस रीजेंट से हमला करा रहे हो। गिलमांस रीजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हुए, रिड्यूसिंग एजेंट हुए, बेस हुए, ये हमेशा इपॉक्सीड्स को कम हीट से खोलते हैं। तो R2COL का R जो है इसको कम हीट से खोलेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हो गया। गिलमांस रीजेंट से आप ऑड नंबर ऑफ कार्बन की चेन बना सकते हो, जो कि वुड्स रिएक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं थी। कैसे? अगर हमारे पास R2COLI है और मेरे पास यहाँ पर R या ले लेते हैं हम, यहाँ पर मेरे पास CH3CH2X इथाइल क्लोराइड है या इथाइल हैलाइड है, तो R का हमला कराऊंगा मैं, यहाँ पर SN2 कराऊंगा तो मेरे पास CH3CH2R, R यहाँ पर मान लेता हूँ CH3 है, तो ऑड नंबर कार्बन की चेन बना सकता हूँ। वुड्स के अंदर मेरे को एक प्रॉब्लम आती है कि वहाँ हमेशा आप इवन नंबर की चेन ही बनाते हो, ठीक है। वुड्स की यहाँ बात डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, वुड्स के लिए अलग जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो गिलमांस का फायदा क्या है कि इससे आप ऑड नंबर कार्बन की चेन बना सकते हो, जबकि वुड्स के अंदर सिर्फ इवन की बनती है। साइक्लाइजेशन भी पॉसिबल है कुछ केसेस में, अगर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और एक प्रॉपर पोजीशन पे है तो, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आपका कॉन्जुगेटेड कीटोन है और यहीं कहीं Br लगा रखा है हमने, तो ऐसे में R का हमला होगा। R नेगेटिव आया इस जगह पे, नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे, हो सकता है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ हमला करके Br को बाहर कर दे, तो एक रिंग अच्छी बन रही होगी, तो इंट्रामोलिकुलर अटैक या साइक्लाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे कि कहीं आगे कुछ अच्छी बात तो नहीं है कि रिंग विंग बन रही हो। अगर कभी भी इसके अंदर
साइक्लेशन हो गया। अगर आपको लगता है कि कहीं भी हीटेरोएटम प्रेजेंट है तो वहां पर चिलेशन कंट्रोल कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जैसे कि यहां पर मान लो एक ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास हीटेरोएटम है, फॉर एग्जांपल OR, तो जो आपका R2CLI है वो यहां स्टिक कर जाता है, CURRLI, ये चिलेट कर जाएगा। तो ये बैक साइड में जाके चिलेट कर गया है, तो अटैक भी बैक से ही होगा। तो ये पीछे से हमला करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, हीट स्टीरियो अकॉर्डिंग टू हीटेरोएटम आएगी। OR है तो आने वाला भी कहां से आया है, पीछे से ही आया है, ठीक है। तो यहां भी आप ध्यान रख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कहीं हीटेरोएटम दे रखा हो, ठीक है। तो ये से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिलमांस के। इसके बाद आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर चूंकि R2CLI काफी सॉफ्ट है क्योंकि ये बहुत कोवलेंट होता है, हमला एक ही बार करता है। तो ये एक ही जगह पर एक ही बार हमला करेगा, तो जहां चार्ज ज्यादा होगा वही तो हमला करेगा, तो ये यही हमला करेगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं कहीं पर भी वाटर नहीं लिखा है, अगले स्टेप में वाटर जरूर डाला रहेगा सभी रिएक्शंस के अंदर, ताकि इस कॉपर को हम हटा पाए। ऊपर गया, नीचे गया, और नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आने से Cl को जाना पड़ेगा। नीचे वाले में भी आप कर सकते हो। इस रिएक्शन को कैसे करोगे, ये ग्रुप अगर दे रखा है, मान लेते हैं पीछे दिया हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हो। ये अगर पीछे दिया हुआ है तो आप अटैक कहां से कराओगे, स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच लगाना, सही बैठेगा एकदम। तो अटैक होगा आगे से, मतलब Me आया आगे से, ये आगे से आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, और ये चेन दे रखी है आपकी पीछे। ये अगर ये आगे से आया तो पूरी चेन पीछे है, इस तरह से Br की, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां हमला करके इसको Br को बाहर कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब बात करें, ये पीछे है ना पूरा, तो ये पूरी चेन कहां से बनेगी, बैक साइड तो बनेगी, सेम साइड तो बनती है, तो ये पीछे से बनेगी। तो ये मिथाइल जो प्लेनर है वो कहां निकलेगा, बोर्ड से फ्रंट में आ जाएगा ना आगे, ठीक है। तो अब यहाँ आराम से हो जाएगा, ये कुछ नहीं है इसमें। अगले स्टेप में इसके पीछे अगर कुछ भी चीज आप ऐड कर रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा, वहां पर हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच ही लगानी है। आप 99% क्वेश्चन सही होंगे। तो यहाँ पहला में तो कहीं पे अटैक करा लो आप। फर्स्ट स्टेप में तो मैं किसका अटैक कराऊंगा, Me, देख लीजिए यहाँ Me भी है और विनाइल भी है। तो पहले कौन आता है, विनाइल आता है, Me पीछे है, तो आप विनाइल का अटैक करा देना, Me का मत करा देना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर विनाइल आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये नेगेटिव में तुरंत एल्काइल हैलाइड अटैक कर देगा, यहां से Br निकल जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ही लगानी है। अगर ये आगे से आया तो अगले वाला स्टेप पीछे से होगा, पीछे से आया तो आगे से होगा, ठीक है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो भाई ये खींच रहा है Cu2Me -R की वजह से धक्का ऐसे पड़ रहा है, तो यहाँ प्लस आया या माइनस आया। तो अगर ये C7H15 C डबल बॉन्ड C यहाँ प्लस आ गया या माइनस आ गया है, तो प्लस पे लग जाएगा Me नेगेटिव और माइनस पे लग जाएगा कॉपर, ठीक है। आपको दिख गया होगा Me और कॉपर सेम साइड लगे, बाद में पानी से कॉपर हट गया है, ठीक है। ये रिएक्शन भी हो गई। इपॉक्सी को अगर आप खोलोगे तो कहां से खोलोगे, सीधी सी बात है, कंबीट से खोलोगे। कंबीट किधर है, इधर ही तरफ, ये आगे है तो अटैक कहां से होगा, बैक साइड से, देख लो, ये भी ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम अटैक कराएंगे। ये ग्रुप आगे दिया हुआ है। वैसे भाई बात याद रखिए, अगर कभी भी 6 मेंबर रिंग है, उसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन sp2 है, तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कॉन्सेप्ट ही लगता है। वहां कोई भी कार्य सेंटर गिवन है, तो अगर वो आगे है तो आप पीछे से कराइए अटैक, पीछे तो आगे से कराइए, स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच से ही काम करोगे। जैसे ये इसमें 3 कार्बन sp2 है, यानी रिंग फ्लैट हो चुकी है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच डोमिनेट करेगी। अगर ये आगे है तो जो हाइड्राइड आएगा वो कहां से आएगा, बैक साइड से आएगा, तो OH कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये आगे है तो OH आ गया मेरा आगे, H मेरा आया पीछे से, क्यों आया, क्योंकि कार्य सेंटर मेरा फ्रंट में था, ठीक है। अब उसके बाद मैंने डाल दिया इसके तुरंत पीछे क्या डाल दिया, ACCl। अब ACCl आप जानते हो क्या होता है, CH3COCl या AC2 भी ले सकते हो, दोनों का ये अटैक कर जाएगा, ऊपर नीचे Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसकी जगह पे अगर मैं चाहूँ तो AC2 भी ले सकता हूँ। AC2 लोगे तो OAC चला जाएगा, मतलब ये क्या बन गया आपका, ये आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड, ये आगे था ही, यहाँ H पीछे से आया था, तो ये OAC बन चुका है। अब अगले स्टेप में आप जानते हो डाला R2CLI, और R2CLI में 100% SN2 प्राइम होती है, मतलब फार एंड पे अटैक होगा। ये अगर आगे से जा रहा है तो R जो आएगा वो कहां से आएगा, पक्की बात है, बैक साइड से आएगा, ठीक है। तो ये बैक से आएगा, ये धक्का देगा, वो इसी को बाहर कर देगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आ गया, ये पीछे से R, ये मिथाइल आ गया, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका R2CLI में 100% SN2 प्राइम होती है, मतलब फार एंड से अटैक होगा। फार मतलब इस वाली जगह से, इस सेंटर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं देखोगे आप। इपॉक्सी अगर आगे है तो पक्की बात है ये कहां से आएगा, पीछे से, ये पीछे से आएगा, तो ये धक्का देके इसको आगे खोल देगा। ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कभी SN2 प्राइम हो रही है तो जो लीविंग ग्रुप है या जो खुलने वाला ग्रुप है इपॉक्सी है, उसकी स्टीरियो डिसाइड करती है कि आने वाला कहां से आएगा। अगर वो पीछे दे रखा है तो अटैक आगे से कराओ, आगे दे रखा है तो पीछे से कराओ, न कि आप इसकी नजर इस पे नजर डाल दो, ये पीछे है तो हम आगे से कराएंगे, ये सब नहीं देखना। इपॉक्सी आगे तो अटैक पीछे, लीविंग ग्रुप आगे तो अटैक पीछे, ठीक है। ये डिसाइड कर रहे हैं कि अटैक कहां से होगा।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ तो 5 कार्बन sp2 हो रखे हैं, रिंग पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच डोमिनेट करेगी। अगर ये आगे है तो अटैक पीछे से होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस अप्रोच से ही काम करेंगे हम। ये ग्रुप आगे कर रखा है तो पक्की बात है आर जो आएगा वो कहाँ से, अच्छा अब आर के पास 2 पोजीशन है, नीचे भी कर सकता है ऊपर भी। यहाँ जो कैविटी प्रॉब्लम है, काफी अंदर घुसना मुश्किल है इस कैविटी में, तो अटैक इस सेंटर पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटर पे आएगा, वो भी लेस स्टेरिकली हिंड्रेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आगे है तो पीछे से करा दीजिए। हाँ, अब अगले में जब अटैक कराओगे आप तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जब बन जाएगा हमारा तो यहां पर तो मेरा लग गया ये ग्रुप आर। अब ऐसे केस में जब भी इस सेंटर पे अटैक हो रहा होता है, ये तो फिक्स होता है, ये एक्सियल पे फिक्स होता है, यहां पर कभी भी अटैक कर रहा होता है आपका गिलमान तो इक्वेटोरियल से आता है, 1-3 डायक्सियल से बसता हुआ। ठीक है, यहां हमेशा इक्वेटोरियल से आएगा ताकि वहां पर क्राउडिंग कम हो और 1-3 डायक्सियल को कम से कम फेस करना पड़े। तो ये जब आएगा तो इस जगह पे तो ई से आएगा तो 1-2 ए क्या होता है, सिस होता है हमेशा। तो ये आ गया तो ये भी ग्रुप आगे ही होगा। ठीक है, तो आर डैश आया अगले स्टेप में तो आगे से आया है। इसमें यहां पर ये कैसी है, सिस फ्यूज्ड कोई भी रिंग सिस होगी, चाहे 5x5 की हो, चाहे 4x4 की हो, चाहे 6x6 की हो, कोई भी हो, 5x5 हो, 5x4 हो, 3x4 हो, 4x6 हो, सिस हो, मतलब ये तो पीछे पीछे दे रखा है तो पीछे से हमला कराइए आप, पीछे पीछे है तो पीछे से अटैक होगा। अगर इसमें आगे आगे है कोई चीज तो आगे, जंक्शन जहां दिए हुए हैं, जंक्शन अगर आगे हैं तो हमला आगे से होगा, जंक्शन अगर पीछे है तो हमला पीछे से होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होती है इसलिए। जैसे यहां पर देख रहे हो आप, इसके अंदर क्या हो रहा है, सिस फ्यूज्ड है, दोनों मिथाइल आगे हैं तो हमला भी आगे से ही होगा। रीजन इज वहां पर ये रिंग कुछ ऐसी होती है तो वहां कैविटी में प्रॉब्लम आती है, जहां जंक्शन के ग्रुप्स होते हैं वहां पर भीड़ कम से कम होगी। जैसे कि मैं आपको समझा सकता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई ग्रुप आगे है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपकी रिंग है 4x4 की, तो यहां पर ये जो मिथाइल है दोनों आगे दिए हुए हैं, यहां भी और यहां भी, तो आप आराम से अटैक बाहर से करा सकते हो। अंदर कैविटी प्रॉब्लम है, आप अंदर से नहीं आ सकते, अपोजिट फेट से नहीं आ सकते। जहां जंक्शन होंगे वहीं भीड़ कम होगी। अगर जंक्शन आगे है तो आगे भीड़ कम है, अगर जंक्शन के ग्रुप पीछे है तो पीछे भीड़ कम है। यहां पर आगे दे रखे हैं तो अटैक भी आगे से होगा, अगर ये पीछे दिए होते तो अटैक भी पीछे से होता। ठीक है, यहां पर 5x5 की रिंग, 4x4 की रिंग, मतलब ये रिंग है जो हमेशा सिस फ्यूज रहना चाहती है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल होती है। तो अगर मेरे पास कौन कौन सी रहेंगी जो सिस फ्यूज रहेंगी, 5x5, 5x4, 5x3, 4x4, 4x3, 6x5। हाँ, 6x6 से जो रिंग होती है, 6x6, 6x7 जो बड़ी हो जाती हैं, ये ट्रांस रहना चाहती हैं। ठीक है, जैसे ट्रांस डेकालिन हुई, बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग जो है वो ट्रांस में स्टेबल ज्यादा रहती है। तो ये चूंकि 5x5 है, ये सिस फ्यूज रहेगी, तो चाहे तो आगे आगे लिखिए चाहे तो पीछे पीछे रखिए, पर रखिएगा आप सिस फ्यूज, मतलब आर हमला तो करेगा सॉफ्ट पे ही ना। ठीक है, तो ये दोनों सेम साइड आएंगे, ना कि आप इसे ट्रांस बना दो। R2COLI, अब ये कैसी है, 6x6 की, 6x6 कैसे रहना चाहती है, ट्रांस, तो ये ट्रांस रहेंगे, आर का हमला यही होगा। पर डेकालिन जो होती है वो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है सिस से। ठीक है, क्योंकि वो जो लॉक्ड होती है वो फ्लिप नहीं करती है, सिस वाली अनस्टेबल है क्योंकि वो लगातार फ्लिपिंग करती रहती है। ठीक है, बाकी रही ये 6x3 की रिंग, 6x3 में दोनों एच जहां होंगे वहां भीड़ कम होगी, तो वही वाला बीआर रिप्लेस होगा। जहां भीड़ कम है तो बीआर वाला जो फ्रंट में निकला हुआ यही बीआर आपका रिप्लेस होगा। अंदर ये वाला कैविटी वाला जो कैविटी में चला गया बीआर, वो रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर रिंग 6x3 की है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी रिंग इस टाइप से है, ऐसे इस टाइप से है, यहां पर एक रिंग बना रखी है हमने इस जगह पे ऐसे करके, मतलब या तो ऐसे समझ लीजिए एक बीआर अंदर चला गया कैविटी में, एक बीआर आपका बाहर निकला हुआ है, तो जो बीआर बाहर निकला हुआ है वहां भीड़ कम है तो वही आपका सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला बीआर ही जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस थी गिलमांस रीजेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आरएलआई की कुछ रिएक्शंस, क्योंकि आरएलआई आज मैं कवर नहीं करवा पाया हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।